हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। मैं हूँ श्वेता और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर जो है आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत करेगा। जी, आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत होती है इस चैप्टर से। हालांकि आप अभी क्लास 10 में हो, बट कोई स्टूडेंट अगर साइंस पीसीएम ऑप्ट करता है या पीसीबी ऑप्ट करता है तो केमिस्ट्री तो हम जानते हैं कि दोनों में इंक्लूडेड होते हैं। सो केमिस्ट्री में आपके 3 ब्रांचेस होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और ब्रांचेस होते हैं बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल आर द बेसिक ब्रांचेस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट जो है समझ लीजिए कि आपके इस चैप्टर से हो जाएगी। इस चैप्टर से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है एक एलिमेंट वो कितने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। इस चैप्टर में हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कार्बन्स के बारे में। जी, कार्बन के बारे में, और कुछ नए नए बॉन्ड्स, उनके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, बहुत कुछ जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कार्बन और उनके कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी आसपास, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, आपके आसपास जितने भी चीजें हैं, आप उन सब चीज़ों को देखो और आप सोचो कि आखिर ये सारी चीज़ें किससे बनी होंगी। अगर मान लो कि आपके सामने बेंच रखी हुई है तो वो किससे बनी है? लकड़ी से। आप बोलोगे अरे, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो, वो किस पे बनी हुई, किससे बनी है। किसी भी चीज़ को आप देखो तो जवाब पता है क्या है? कार्बन। जी हाँ, आप क्या खा रहे हो, आपको इवन आपके एयर में, इवन आपके बेंच जो है जो वुड का बना हुआ है, इवन जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो भी कार्बन का बना हुआ है। सो आप समझ लो कि कार्बन इज एवरीवेयर, यू आर सराउंडेड बाय कार्बन। एंड कार्बन जो है आपकी डे टू डे लाइफ में एवरीथिंग में प्रेजेंट है। सो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कार्बन के बारे में जानना। चलिए, आप कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स बना लो, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, बेंच हो गए, कोई पेंट हुआ, या फिर आप एयर में मान लो, या फिर कोई फाइबर हो गया, आपके पेंसिल की जो ग्रेफाइट है, आपकी पेंसिल का जो वुड है, एवरीथिंग जो है, सब कुछ, यहाँ तक कि ये वो जो प्लास्टिक्स जिसमें आप सामान लाते हो, या फिर आप जो बैग्स जो है आपके, वो सब कुछ जो है, सब कुछ कार्बन का बना हुआ है। अब कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके कुछ अनोखे बिहेवियर्स, अनोखे प्रॉपर्टीज जो है इनके, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो आपके पास हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन जो है कितना प्रेजेंट है इस अर्थ क्रस्ट में? आपके इन्वायरमेंट में कितना कार्बन प्रेजेंट है आपके अराउंड? तो आपके अर्थ क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ 0.02% ही जो है कार्बन प्रेजेंट है, और आपके एटमॉस्फेयर में 0.03%। जो ये 0.02% जो आपके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, आई होप कि आप अर्थ क्रस्ट समझते होंगे, ठीक है। सबसे अर्थ के जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट बोल रहे, रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है उसमें आप समझ लो कि 0.02% आपका क्या है? कार्बन। अब ये 0.02% भी जो है वो मिनरल्स के फॉर्म में है, या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में है, कोल के फॉर्म में है, पेट्रोलियम के फॉर्म में है,
और फिर आपके एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में है। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन आपके इन सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में और आपके एटमॉस्फेयर में। इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, वो है कार्बन के नेचर के बारे में। और ये जो कार्बन का जो नेचर है ना, ये सारी कहानी इसी पे टिकी हुई है कि क्यों इतना ये इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये इतने सारे कंपाउंड्स बना के रखा हुआ ये इस कार्बन ने। आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा, आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास आई थिंक 10th में भी है। सो इस चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि देखिए पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आप देख लो, जितने भी एलिमेंट्स देख लो, उन सारे एलिमेंट्स में आपका अकेला कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है जी, सबसे ज़्यादा। और सबसे लंबा कंपाउंड्स भी आप बोल सकते हो कार्बन ही बनाता है। तो कुछ इंटरेस्ट आई थिंक आपको आ रहा होगा कार्बन को लेकर के कि ये कार्बन है क्या, आप जानना चाहते हो तो चलिए आज वो सारे राज खोलते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन जो है कुछ इसकी बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो कार्बन की जो बॉन्डिंग है और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस टर्म को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो है आपको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। आपने पढ़ा, देखिए आप आयनिक कंपाउंड्स को जानते हो, और नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, आपका जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कटायंस होते हैं, अनायंस होते हैं। देखिए सोडियम प्लस Cl माइनस। तो यहाँ इस तरह से जो कंपाउंड्स होते हैं जो कैटायनिक अनायनिक फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। अभी मैं ज़्यादा इसे इलाबोरेट नहीं करना चाहती क्योंकि हम लोग टॉपिक से भटकना नहीं चाहते, ठीक है। सो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है मोल्टेन स्टेट में। आयनिक कंपाउंड्स में मोल्टेन स्टेट बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी देखोगे सॉलिड स्टेट में तो वो ना के बराबर होती है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ ज़्यादा होती है। अब आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि मैंने तो आपको बोला कि मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगी, पर मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में। देखिए जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब भी आप कार्बन के नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में समझना चाहते हो तो आपको समझना है कि देखिए आप किसी क्लास में हो, आप चाहते हो कि सबसे हाई स्कोर करो, ठीक है, लेकिन आपका कंपटीशन क्या है, कौन है आपका कंपटीशन। आप मान लो कि आपको क्लास में स्कोर करना है हाई, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, आपको किस तरह से सिलेबस को कवर करना है, आपको पता तो होना चाहिए। या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर है क्लास में तो उससे आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर को हराना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर जो है कितना स्कोर कर रहा है, और उससे ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी तो आप क्लास के टॉपर कहलाओगे, ठीक है। तो वैसे ही आप आयनिक बॉन्ड को समझ लो और कोवेलेंट बॉन्ड को आप खुद को मान लो, ठीक है। अब ये आयनिक बॉन्ड जो है वो क्लास का अभी टॉपर है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी जो है मोल्टन स्टेट में ज़्यादा है। और कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते, मतलब जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी भी काफ़ी कम होती है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, हम समझेंगे, सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है इस बॉन्डिंग में, इस हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, ये सब कुछ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। देखिए जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
वीक होता है, लेकिन जब आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा होता है। आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इतना ज़्यादा बेकार, मतलब बुरा होता है कंडक्टिविटी में, क्योंकि उसको हम लोग नन कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई आयंस ही नहीं है। आपको पता तो है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कब होती है, कंडक्ट करती है, जब आपके चार्जेस जो है मूव करते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपकी तब कंडक्ट करेगी जब आपके आयंस जो है प्रेजेंट होंगे, और आयंस के कारण ही जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो भाई आयंस यहाँ पर है, कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं होते हैं। एक्चुअली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें आयंस ही नहीं होते, और आयंस नहीं है तो इसीलिए कंडक्टिविटी इनकी बहुत बुरी होती है। इसको हम लोग नन कंडक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। आप यहाँ पर चार्ट में देख लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है। हालांकि एग्जाम्स में ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं पूछते। तो ये सब कुछ जो कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, क्यों ये वीक होता है, क्यों ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये सब का आंसर्स जो है इस छोटे से राज के पीछे है। देखिए क्या, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं, क्या होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आई होप इतना तो पता होगा। 1s2 2s2 2p4, गलत। देखिए कार्बन का जो है, कार्बन का जो आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, तो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 1s2 2s2 2p2g। तो देखिए आप होप कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ मैं इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, आई थिंक आपके चैप्टर्स में भी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी अनसुलझी कहानियों को हम सुलझाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का 1s2 2s2 2p2। अब आप देखो कि जो 1s वाला है वो इसका पहला ऑर्बिटल है। ठीक है, और 2s2p ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो पहले ऑर्बिटल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और 2s2p में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो सेकेंड ऑर्बिटल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया, फिर से समझा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम में आप इस पहले शेल को देख रहे होगे, इसमें आपके कार्बन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस दूसरे वाले शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 बता रहे हैं। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो मैंने आपको बता दिया कि कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। पहले इससे क्या, देखिए इससे ये कि जब मैं इसमें बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, अलग अलग शेल्स में मैं बात करूँ, तो देखिए इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण जो है ये हर एक एलिमेंट, देखिए जितना भी पेरियोडिक एलिमेंट है, सबका जो है एक सपना होता है कि यार मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाए, मैं भी नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करूं और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। हर एलिमेंट यही चाहता है। ठीक है, और कार्बन भी बेचारा यही चाहता है, ज़्यादा कुछ तो मांगा नहीं उसने बोला कि बस मुझे नोबल गैस की तरह बना दो, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। अब ये बेचारा कार्बन के पास देखो मजबूरी है, तभी ये कोवेलेंट बना रहा है बॉन्ड, नहीं तो ये भी आयनिक बॉन्ड बना देता।
मजबूरी है इस बेचारे के पास। अब देखते हैं इसकी क्या 2 मजबूरियां हैं। और देखिए आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई बोर्ड एग्जाम्स में लगता है हर 1-2 साल में ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ के बता दूं ताकि थोड़े सा आपके दिमाग में जाए। इट कुड गेन, मैं बताती हूँ कार्बन की 2 मजबूरियां। इट कुड गेन 4 electrons forming C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electron. Second, it could lose 4 electrons forming C4 plus cation, but it will be require a large amount of energy remove 4 electrons, leaving behind a carbon with 6 proton and its nucleus holding on just 2 electrons. नहीं समझ में आया, इतना अंग्रेजी बक दिया मैंने। देखिए समझाती हूँ अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात तो हमने खत्म कर दी। अब देखिए आपको पता होगा कि जब भी कोई एटम या कोई एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट जो है आपका कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, मैं आपको एलिमेंट को छोड़ दो भाई, मैं आपको सिंपल से बताती हूँ सिंपल से बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से उधार लिया है, आप मान लो कि कुछ कमाते वमाते नहीं हो, ठीक है, और आपने किसी से उधार लेकर के आप अपना दिन चला रहे हो, तो बोलेगा यार वो कैसा घटिया इंसान है, वो मतलब कमाता वमाता तो कुछ नहीं और दूसरे से पैसे लेकर के अपना काम कर रहा है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, नेगेटिव, अरे वो तो इंसान ही नेगेटिव है, बस दूसरे से पैसा छीनना चाहता है। हाँ, इससे ही मुझे एक और एग्जांपल आता है। मान लीजिए कोई गुंडा मवाली है जो मोहल्ले में गरीबों से, सब्जियों वालों से वसूली करता है, ठीक है, तो मान लीजिए वो इंसान वसूली करते चलता है सबसे, ठीक है, तो वो सब सारे जो सब्जी वाले जितने भी गरीब इंसान जैसे वसूलों करता है, पूरे सोसाइटी में सब सोसाइटी वाले क्या सोचते होंगे कि यार ये इंसान कितना नेगेटिव है, सबसे वसूली करते चलता है, कितना घटिया इंसान है, खुद मेहनत तो करता नहीं है, ठीक है। तो हर इंसान, हर कोई उसके बारे में नेगेटिव बोलेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सबसे पैसे ऐंठ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आप एलिमेंट कार्बन को समझ लो। अगर कार्बन जो है, कार्बन को छोड़ो अभी, कोई एलिमेंट को समझ लो कि कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, दूसरा का इलेक्ट्रॉन छीन करके खुद रखते जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज उस पर आ रहा है। तो वैसे ही सिंपल सी भाषा में अगर कोई एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनायन, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो क्या करता है, गरीबों को दान करता है, जैसे कि हमारे जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप कोई ऐसा इंसान जो दान कर रहा है, जैसे कोविड के समय में बहुत लोगों ने दान किया था बहुत ज़रूरतमंदों को, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो दानवीर व्यक्ति है तो सब उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, यार कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छा इंसान है, ये तो सब कुछ दान करता है, सब लोग उसके बारे में पॉजिटिव समझते हैं। तो कोई ऐसे वैसे ही एकदम एक ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, तो उसको आप बोलते हो कैटायंस, और उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हारे पर पॉजिटिव चार्ज आते आएगा, लेकिन तुम बुरे कर्म करते जाओ, मतलब दूसरे से छीनते जाओ, हटते जाओ, इलेक्ट्रॉन लेते जाओ, तो तुम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने अब देख रहे हो केमिस्ट्री जो है एकदम हमारे लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है, इट्स नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो आप समझ, मैं यहाँ पर बस आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि क्लास 10 के हो आप, और मैं चाहती हूँ कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर अनायंस और कैटायंस के बारे में समझाया। अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब आपका कार्बन जो है, कार्बन के न्यूक्लियस में आपको ये तो पता होगा कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, और प्रोटॉन्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, आउटर मोस्ट मतलब शेल्स में होते हैं, ठीक है। तो शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन हो गए, और हर एक एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर बात मैं इसलिए समझा रही हूँ कि मान लीजिए कि इस बेचारे कार्बन के पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6, और टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। अब मान लीजिए इस कार्बन ने चाहा कि मुझे ना नोबल गैस की तरह बनना है। अब कार्बन के आसपास वाला नोबल गैस देखिए, कार्बन अगर मान लीजिए कि 6 है उसके पास एटॉमिक नंबर, 6 में से आप 4 को निकाल दो तो कितना बचा, 2, और 2 होता है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कार्बन बन जाएगा हीलियम की तरह, अगर अब वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो, ठीक है। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है उसके पास, 6, और 6 प्रोटॉन को सिर्फ इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कि अगर वो कार्बन चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तो वो न्यूक्लियस जो है वो इतना ज़्यादा उसका होल्ड रहता है कि वो देने ही नहीं देगा उसे। आप किसी भी एलिमेंट में 3 तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देखो कि 8 होता है, उसके ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, या फिर आप उसका डुप्लेट पूरा कर दो, ठीक है। लेकिन वो अभी कार्बन क्या चाहता है कि वो हीलियम की तरह बन जाए, डोनेट करके, दानवीर बन करके पॉजिटिव चार्ज लेके, तो वो 4 डोनेट कर करके जो है वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तो कैसे करेगा? क्योंकि उसके प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो होल्ड करके रखे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पता है अट्रैक्ट्स, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वो 6 प्रोटॉन्स का जो है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन झेल नहीं पाएगा। समझ लो कि कितना भयंकर हो जाएगा फिर कहानी। इधर से 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है इधर से और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन का जो है गुस्सा वो 2 इलेक्ट्रॉन बेचारा नहीं झेल पाएगा। इसीलिए जो है कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन को भेज दे। इतना पावर नहीं है कार्बन के पास, इतना एनर्जी नहीं है, और अगर हम कार्बन को एनर्जी सप्लाई भी करें तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो इसलिए कार्बन बेचारा उस डुप्लीट तो बना नहीं सकता। तो भाई डुप्लीट बनाने वाला तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। अब देखते हैं कि क्या कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। अब देखिए दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और ऑक्टेट पूरे करने के लिए उसको कितना चाहिए, 4 और चाहिए। तो 4 और चाहिए तो 4 उसको लेना पड़ेगा ना, और जो लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायंस। तो 4 लेने के लिए अगर वो 4 लेता है तो कैसा बन जाएगा, C4 माइनस अनायन, ठीक है। तो 4 लेना पड़ेगा, और है कितना प्रोटॉन उसके पास, प्रोटॉन है 6, मतलब इस 6 प्रोटॉन को अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। 6 प्रोटॉन सोचेंगे कि ठीक है भाई तुम 1 ले आओ, 7 तो हम संभाल लेंगे, 8 तक संभालेंगे, चलो 9 तक संभाल लेंगे, लेकिन 10 हमारे बस की नहीं है भाई, 10 हमारे बस की नहीं है, ठीक है। और भाई बात यहाँ पर यह है कि जब तक 10 आप कंप्लीट नहीं कर, मतलब जब तक आप उस 4 इलेक्ट्रॉन को लाओगे नहीं, तब तक जो है ऑक्टेट ही नहीं पूरा होगा। तो इस बेचारे कार्बन को जो यहाँ पर जो रिपल्शन है, जो प्रोटॉन जो है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में, वो इतना जोर से रिपल्शन शो करेंगे, इतना ज़्यादा रिपल्शन शो करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन नहीं कर पाता। अब क्या करें यार, आपने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। आप सोच रहे होंगे ना मैं गेन कर सकता हूँ, कार्बन सोच रहा होगा कि यार ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता हूँ, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट कर सकता हूँ, करूँ तो करूँ क्या। तो देखो भाई क्या बोल सकते हैं उसे, कहावत है कि भगवान के घर छोड़िए, सो एक हर एक छोड़िए, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, फिलहाल उस कहावत को छोड़ते हैं। तो
दरवाज़ा जो है, अगर भगवान, याद आ गया, ओके, सो अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं, तो उसी कार्बन के लिए यही हुआ कि अगर भगवान ने उसके लिए ये दरवाजे बंद कर दिए तो भगवान ने उसके लिए ऐसा दरवाज़ा खोला कि वो पीरियोडिक टेबल में सर्वश्रेष्ठ एलिमेंट बन गया, ऐसा एलिमेंट बन गया कि भाई वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जो कोई भी एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का बना नहीं सकता उतना एलिमेंट, उतना कंपाउंड। ठीक है, कैसे? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, ये वरदान मिला कार्बन को कि जाओ तुम शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करो। और शेयरिंग करके जो है कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और इस तरीके से कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। कैसे? देखिए होगा क्या कि देखिए 4 कार्बन के दूसरे शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये बात तो आपको क्लियर है ना कि जब भी हम लोग बॉन्ड बनाने की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे, इनर वाले नहीं। आउटर मोस्ट शेल जो है वही इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, इनर वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आउटर मोस्ट शेल के बारे में बोल रही हूँ। तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है कार्बन का, वो क्या करेगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 उसको चाहिए, तो कोई दूसरे एलिमेंट से वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कि चलो भाई आपस में बांट लेते हैं, ये तुम्हारा भी और मेरा भी। ठीक है, इस तरीके से इसको और एकदम अच्छे पिक्चराइज फॉर्म में हम अभी समझेंगे। ठीक है, कार्बन जो है इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, और उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट भी पूरा हो गया। अब हमें जो है समझना तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, आपने तो हमें कार्बन के बारे में क्या ना क्या कहानी बता दिया, भाई जानना जरूरी था आपके लिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कार्बन के कुछ बॉन्डिंग के बारे में, अलग अलग एलिमेंट्स के, कि शेयरिंग आखिर होता कैसे है। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं बता रही हूँ कि शेयरिंग कैसे होता है। ठीक है, इस आपको पता है ना कि हाइड्रोजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई हाइड्रोजन भी चाहेगा कि यार मैं भी, तो इसके पास इसका नियरेस्ट नोबल कौन सा है? हीलियम। तो हाइड्रोजन चाहेगा यार मैं भी हीलियम की तरह बन जाऊं तो मेरा भी जिंदगी सफल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम की तरह बन जाऊं, तो क्या करेगा हीलियम, मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और वो शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कंप्लीट करेगा। आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इन्होंने शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया है। और जो शेयर करके इन्होंने बॉन्ड बनाया है भाई, इसी को तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दिख रहा हो यहाँ पर, इस तरह से H2 मॉलिक्यूल बनता है। तरह तरह के मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के बारे में, H2 के बारे में, वैसे ही O2 भी वैसे ही बनाएगा। O2 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 6 है, और उसको 2 और चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। 6 है ना भाई, तो 2 ही और चाहिए होंगे ना, कि 8 ले लेगा वो? नहीं ना, देखिए ऑक्टेट पूरा करना है ना मुझे, तो देखो डुप्लेट तो पूरा करेगा नहीं भाई ये, क्योंकि आपको कितने 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आलतू फालतू विचार अपने दिमाग में मत लाओ। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इसके पास भी 6, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा दूसरा ऑक्सीजन कि चलो यार आपस में ही हम लोग अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन आपस में आकर के 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो देखिए इस ऑक्सीजन, इस एक सर्कल को पहले ऑब्जर्व कीजिए और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। एक सर्कल को पूरे देखो और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इस ऑक्सीजन का शेयरिंग करके जो है कंप्लीट हो गया हमारा ऑक्टेट। अब दूसरे ऑक्सीजन का भी देख लो, काउंट करके 1
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन का भी जो है ऑक्टेट पूरा हो गया। सो यहाँ इस तरह से जो है आपका O2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर टोटल इसने दो पेयर्स को, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर किया है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनेगा, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये जो है, ये इस तरह से एक बॉन्ड बना और ये यहाँ पर दूसरा। सो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो डबल बॉन्ड बना। और हाइड्रोजन के केस में कौन सा बॉन्ड बन रहा था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है। वैसे ही हमारा N2 मॉलिक्यूल, अब नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन को कितना चाहिए? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक दूसरे नाइट्रोजन को बोले कि चलो यार अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ तो एक बॉन्ड बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो दूसरा बॉन्ड बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो तीसरा बॉन्ड बना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरह से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब भी आपका बॉन्ड जब बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर है, और अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बोल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।